स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस खास शो में। आज के हमारे खास शो में एक खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है सत्यवीर सिंह तोमर। सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ छोटी डिटेल्स। सर केवीएस में टीचर रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं और एजुकेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। सर का एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा है, बहुत सारी जानकारी हमें सर से मिल सकती है। सर का जो करियर है वो बहुत ही छोटी उम्र में स्टार्ट हुआ और आज सर एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। सर का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणादायी हो सकता है, हम सब के लिए एक मिसाल बन सकता है। मैं आपको पर्सनली एक बात बताना चाहूँगा कि सर के साथ लगभग मैं 3 या 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक के माध्यम से, और हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। मैं सर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ। हमने प्लान किया था कि सर मिल के बैठ के बातचीत करते हैं, तो कभी सर बिजी थे, कभी मैं बिजी था, तो हो नहीं पाया। तो लकीली आज हो पाया है और मुझे उम्मीद है कि ये जो बातचीत हम करेंगे आज, हम सब मिलकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी मुझे लगभग आधा घंटा हुआ है यहाँ पे, सर से मैंने थोड़ी बातचीत की है, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी इस खास बातचीत की। सर सबसे पहले तो आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ओके, कोशिश करूंगा मैं दोनों लैंग्वेज में बात करने की। जी जी सर, ये हमारा सौभाग्य है। आप सर हिंदी और इंग्लिश में जैसे भी चाहो आप अच्छे तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो ऑल इंडिया जॉब रही है, बिल्कुल सर, तो जहाँ भी रहा ये दोनों ही तरह की लैंग्वेज चली है। और केवीएस में तो अलग अलग जगह पे बिल्कुल 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 यस, ये दोनों ही लैंग्वेज चलती हैं। ठीक है सर, हम शुरुआत करते हैं थोड़ा। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर आप हमें ये बताइए आपकी एजुकेशन क्या है। हाँ ठीक है, देखिए बेसिकली तो मैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके पास का ही रहने वाला हूँ। जी जी। और बेसिकली मेरी जो कल्चर रही है शुरू से ही, अब तो बहुत बदल गई। अब तो एक किस्म से कह सकता हूँ मैं ग्राफ्टेड आदमी हूँ, कलम चढ़ा हुआ। जी, आपने अब बताया नहीं आप कौन से गांव से हो? हाँ, मैं गांव में रहा कई दफ़ा, बड़ा बिटर सा एक्सपीरियंस रहा। गांव का नाम लेने से लोग थोड़े हटने लगते थे, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। गांव मेरा एक बड़ौद टाउन है। जी जी। और बड़ौद से 2 किलोमीटर दूर आगे सहारनपुर साइड में मेन रोड पर बावली गांव पड़ता है। जी सर। और बेसिकली मेरी जो कल्चर है वो तो एक किस्म से एग्रीकल्चर ही रही है। जी जी। एक किसान परिवार में ही मेरा जन्म हुआ। जी सर। और वो परिवार ना तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही एफ्लुएंट था या संभ्रांत कहिए उसको, वो था जी जी। ना, हल्का ठीक था। और एक ख़ास बात हमारे परिवार की ये थी कि एक डिसिप्लिन लाइफ चाहते थे मेरे पेरेंट्स। टाइम से उठो, टाइम से काम करो, जी, टाइम से स्कूल कॉलेज जाओ, जी, वापस आओ, गंदी सोसाइटी में नहीं जाना है, जी, जी। और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है हमें बताओ, पढ़ने लिखने से संबंधित हम पूरे करें। जी, जी। रही मेरी एजुकेशन की बात, तो मेरी तो टोटल एजुकेशन वहीं बड़ौद जो टाउन है वहाँ बहुत काफ़ी बड़ा एजुकेशन सेंटर है। जी। और वहाँ 2 जो कॉलेजेस हैं, दोनों, एक जनता कॉलेज बोलते हैं उसको, और जैन कॉलेज, ये दोनों स्कूल बहुत ही एडवांस्ड रहे हैं एजुकेशनल फील्ड में। और वहाँ से पास आउट जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो बहुत उधर देश में भी विदेश में भी जगह जगह हैं। तो वहीं मेरी टोटल एजुकेशन हुई। और वहीं से फिर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड वगैरह किया जैन कॉलेज से, तो देन आई हैड अटेंडेड इंटरव्यू रिगार्डिंग द recruitment or selection in KVS. That time it was not KVS, that was a very small unit and the beginning of KVS you can say. तो वहाँ मेरा जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। काफ़ी बात हुई इंटरव्यू में, and they were very much influenced from my interrogation. Ultimately, last of all, they questioned me that this is all India job. Will you go anywhere all over India if we select you? तो भाई मैंने कहा ठीक है, देखिए मेरे लिए तो घर से बाहर चाहे 4 किलोमीटर हो, चाहे 400 किलोमीटर, चाहे 4000 किलोमीटर,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी। तो इसी बेस्ड अपॉन दिस एक्चुअली पॉइंट दे प्रिफर्ड मी टू अपॉइंट एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. That was very young in the age. That was, I had completed about 23 years of my life. So I was appointed in Chennai. Direct appointment. As you know, actually I belong to Meerut. That also Bharat and town is there, and my village. So that experience of the appointment was a challenging experience in my life. चलो सर, ये तो आपने थोड़ा अपना अपॉइंटमेंट के बारे में बताया कि आपका, और ये भी सर अपने आप में बड़ी बात है कि 23 की एज में आपका पीजीटी के पद पे डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो गया. डायरेक्ट पीजीटी. लेकिन सर हम उससे थोड़ा सा पहले आना चाहेंगे. देखो, पीजीटी में आपका सिलेक्शन तब हुआ जब आप मास्टर्स डिग्री आपने हासिल की, और बहुत लंबा आपका टाइम बीत चुका था उससे पहले. हम जानना चाहते हैं थोड़ी शुरुआत के बारे में. देखो, आप पीजीटी के लेवल पे गए, बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छा सम्मानित पद आपने लिया. उससे पहले मैं आना चाहूंगा थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड पे कि आपकी 8वीं तक की शिक्षा या 12वीं तक की शिक्षा किस माहौल में हुई, घर पे परिवार का कैसा माहौल था, और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में था, पेरेंट्स का क्या व्यू था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए. देखिए, डिटेल में तो मैं क्या जाऊं, शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि उस टाइम जो एजुकेशनल अवेकनिंग थी, जो मतलब शिक्षा के प्रति जागरूकता थी, वो बहुत कम थी. ये किस टाइम की बात बता रहे हो सर? ये बात है जब मैं कॉलेज में गया. 5th क्लास तक तो मैंने गांव में किया. 6th में मैं कॉलेज में गया, और वो था 1952. That was the year 1952. So as after joining the college, actually I could experience that there is no much difference between the village life and the small town life. जो बड़ौत में हमारी एजुकेशन शुरू हुई, तो वहाँ मैंने ये कही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा उसका कोई एजुकेशन की अवेकनिंग तो नहीं थी, जागरूकता नहीं थी. दूसरे क्या है कि जैसे मैंने बताया, मेरी फार्मर क्लास से मेरा डेवलपमेंट ग्रोथ हुई, तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी उनका, जो पढ़ना है पढ़ते रहो बस. अच्छा, हमारे फादर वहीं कॉलेज में वो क्लर्क थे, और वो यही कहते थे कि नहीं, जो हमारे बस का ये, उस टाइम साइंस को तो कहते हो इट इज हरकुलियन टास्क एंड यू कांट डू दैट, कांट डू एनीथिंग इन दैट फील्ड, सो डोंट गो देयर, डोंट टेक साइंस. चलता रहा, क्योंकि मैं कुछ चाहता था, और हमारी पूरी फैमिली में मेरे फादर ही, हम बाबूजी बोलते थे उनको, कुछ एजुकेटेड थे वो, और उससे भी वो फिर, क्योंकि वो बिगनिंग ऐसा ही था, तो साइंस वाइंस को ज़्यादा वो बहुत हैवी समझते थे, इसलिए मुझे वो कहते थे, मैं अपना करता रहा. और इसी तरह से मैंने 10th किया. पहले इंटरेस्ट मेरा बेसिकली साइंस में था, मगर वो मुझे अपने पेरेंट के, बाबूजी के एडवाइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया, और उसी बेसिस पर मैंने 12th किया. अच्छा, फिर ग्रेजुएशन में सर? ग्रेजुएशन में फिर क्या हुआ कि अब वो जो है ना, टाइम ऐसे था. अब मैं कहूँ कि भाई वो माय पेरेंट्स और माय बाबूजी यूज्ड टू सिट इन माय माउथ एंड एडवाइस, डू दिस, डू दैट. दैट वाज द थ्योरी. सो मैंने ज्वाइन कॉलेज, एक्चुअली जनता कॉलेज, द सीनियर ब्रांच ऑफ द सेम कॉलेज. तो हमारे बाबूजी ने कहा, नहीं, तुम्हें हिंदी लेनी है, हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होने वाली है, और इसका बहुत बड़ा स्कोप होगा, और तुम्हारा भी जो है ना, इसमें अच्छा एक सिस्टमेटिक ग्रोथ होगी, और बाकी तुम 1-2 सब्जेक्ट और ले लेना. अच्छा, और बेसिकली देखिए मैं बताऊं, सर जी, मेरा इंटरेस्ट, दो इट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज नाउ, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट and having a very heavy weight in the, as far as the
national character is concerned. But that time Hindi was confined to a limited area. दूसरे मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैं इनमें ठीक तरह से नहीं चल पाता था, मगर क्योंकि मुझे बार बार कंपेल किया जाता था इसलिए मैंने 12th कर लिया। और जो मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में गया तो भी मैंने हिंदी ले ली और 2 इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ये ले ली। अच्छा, मगर इंटरेस्ट नहीं था और मेरे अंदर एक रीजनिंग डेवलप होती जा रही थी बिकॉज ऑफ माई ग्रोइंग एज। तो बार बार यही रहा कि यार ये तो गलत हुआ और मैं जो है ना नहीं चल सकता। अब मुझे जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहिए। मैंने बगैर अपने बाबूजी को बताए चुपचाप स्विच ओवर कर लिया इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, हिंदी से इंग्लिश लिटरेचर। तो एक दिन क्या हुआ कि 1-1.5 महीने बाद वहाँ भी जो क्लर्क थे ऑफिस में उन्होंने बुलाया और क्लास वाइज बुलाते रहे कि भाई अपने सब सब्जेक्ट्स लिखवाओ। अब मैंने भी अपने सब्जेक्ट लिखवा दिए। मैं कहा भाई इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो वो कहने लगे, वो मेरे जो बाबूजी थे उनके दोस्त थे। अब वही बात है, इंटर कॉलेज और डिग्री को पास तो थे। तो जो है कहते हैं कब छोड़ी हिंदी, अंग्रेजी क्यों ले ली? मैंने कहा देखो ऐसे है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मुझे जो है आप कंपेल ना करो और बाबूजी को ना बताना, मेरे से चल नहीं रही थी, मैंने तो स्विच ओवर कर लिया। ये मेरे बहुत फेवर का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, आप इसमें मुझे चलने दो। खैर वो चुप हो गए, उन्होंने तो अपना काम करना था। खैर अल्टीमेटली मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैंने 6 से लेकर के 12वीं तक, छोटी है 5th को तो छोड़ो आप, आपकी बात मानी। अब आप मेरी बात मानो कि क्या कि मैं कहा मुझे इंग्लिश लिटरेचर ही लेके चलने दो, अब मुझे छोड़ने। मेरा एक साइंटिफिक टेम्पर था, मैं आपको 8th पास करते ही कहा था कि मुझे चलने दो और मैं आई वांट टू टेक साइंस स्ट्रीम एक्चुअली, बट यू डिडंट अलाउ। अगेन आफ्टर passing 12th standard with the same stream you are compelling me। अब now don't। तो खैर चलता रहा, तो मैंने फिर ग्रेजुएशन किया उसमें। तो आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश, जियोग्राफी और एंड इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट थे। 3 सब्जेक्ट। तो ठीक है सर, फिर उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया? नहीं, हाँ देखिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इंटरेस्ट तो था मेरा इंग्लिश में और वो जो इंग्लिश की बुक्स मैंने जिससे ग्रेजुएशन किया था, पोएट्री की बुक थी और जैसे ये वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन और ये 2-3 और ये थे अच्छे राइटर। हाँ, उनकी जो बुक्स रखी थी वो मैं छुपा के रखता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ता था उनको। और जॉब में आने के बाद ही मैं 10-12 साल तक वो बुक्स मेरा एक किस्म से आइडियल रही और इंटरेस्ट बनता रहा। तो मगर फिर बाद में फिर वो क्योंकि ऑल इंडिया जॉब थी, कहीं ट्रांसफ़र वगैरह में वो मगर फिर भी मेरा रीडिंग हैबिट्स, मेरा बेसिकली बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है पढ़ाई रीडिंग में, रीडिंग हैबिट में। तो मैं बुक्स बोरो करता था, पढ़ता था और मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता रहा। अभी भी मुझे कई एग्जाम्पल से याद हैं उस लिटरेचर की, आफ्टर 60 और 70 ईयर्स ऑफ माई एज, कि आई गिव एग्जाम्पल ऑल्सो फ्रॉम दोज बुक्स to my everyday life wherever I sit and enjoy। तो अब जैसे इसी फिर मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में एक लड़का था हमारे साथ में क्लास में ही, उसका नाम था शिवपाल सिंह। उसने मुझे कहा कि देखो यहाँ बड़ौत में तो ना तो जैन कॉलेज में कोई इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास है और न ही जाट कॉलेज में, जनता कॉलेज में। उस टाइम पे एमए इंग्लिश नहीं था वहाँ? नहीं था, बड़ौत में 2 ही मेन सब कॉलेजेस हैं और उनमें कहीं नहीं था। अच्छा। ग्रेजुएशन तक था। अच्छा। तो मैं फिर पेरेंट्स की परमिशन ली, चाहता था कि, और वो शिवपाल सिंह कह लगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, हमारा आपका तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ये और ये प्रोग्रेसिव है, जब इंटरेस्ट का है तो हम बढ़िया तरीके से चलेंगे। बिल्कुल। मैं बात बन गई अपन, मेरी बात हमने एग्री करके मैंने घर पूछा। तो क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया एजुकेशन के इतनी कॉन्शियस अवेकनिंग तो थी नहीं और फिर क्योंकि फार्मर क्लास से था मैं, तो वहाँ का अल्टीमेट ये था भाई थोड़ा पढ़ लिख लो, अपना काम करना, ये थ्योरी थी। अच्छा, तो उस बेसिस पर
मैंने बात की घर अपने बाबूजी से भी और अपने मेरे एक चाचा थे वो भी, दोनों से ही। तो उन्होंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं, जो यहाँ पढ़ाई है बड़ौत में वही पढ़ो बस। अच्छा, मतलब वो ऐसा कुछ था क्या कि वो आपको बाहर नहीं भेजना चाहते थे? नहीं, मैंने बताया ना जी कि देखिए वो एक एग्रीकल्चर का जो ट्रस्ट था। अच्छा, मुझसे कहा, वो तो मेरे ग्रैंडफादर तो कहा करते थे जी वो, जब मैं 12th का एग्ज़ाम दिया उससे 2 महीने पहले वो एक्सपायर हुए थे 59 में। जी और वो कहते कौन सी जमात पास कर ली? मैं अभी 10वीं कर ली। बहुत है, काम संभालो। अच्छा, जमात बोलते थे? जमात बोलते थे सब। वो तो उर्दू का तो बहुत इम्पैक्ट था, बहुत तगड़ा कि भी कौन सी जमात पास कर ली? मैंने कहा मैंने अभी 10वीं कर ली। अब और क्या करोगे पढ़कर? हाँ, काफ़ी हो गया। हाँ, बहुत हो गया, अपना काम संभालिए, काम बहुत बड़ा है, इसको कौन संभालेगा? जी। अच्छा, मैं कहा हाँ ठीक है। तो ऑब्वियसली तो हमारे बाबूजी थे, उनकी गाइडेंस में चलता था मैं। खैर, तो कोई अहमियत नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट ज़रूर था। जी जी। और क्योंकि वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे हेल्प नहीं मिली, इसलिए बिगनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। तो सर फिर जैसे मान लो आपकी जो ग्रेजुएशन थी उसमें 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। हाँ, यस। तो फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की या आपको पेरेंट्स के दबाव में रह के बड़ौत से ही कुछ करना पड़ा? वहीं से ही बताया ना कि मैंने कहा जी। तो हमारे बाबूजी ने भी और हमारे चाचा ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो पढ़ाई लिखाई यहाँ है बड़ौत में वो ही पढ़ लो। तो फिर आपने क्या, किस कोर्स में एडमिशन लिया एमए में? अब भाई देखिए, अब जो है 2 फील्ड रह गए थे जी। तीसरा तो इंग्लिश लिटरेचर तो थी नहीं वहाँ। अब जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़े थे, एक इकोनॉमिक्स, एक ज्योग्राफी। अब दोनों में से एक लेना था? एक लेना था जी। ज्योग्राफी जो जनता कॉलेज में नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, जनता वैदिक में। हाँ, और जैन कॉलेज में था। अच्छा। तो मेरे एक दोस्त थे मिस्टर भारद्वाज, हमने दोनों ने साथ ग्रेजुएशन किया और हमारे गांव से ही थे वो। तो हमने दोनों ने डिसाइड किया कि एक भाई ज्योग्राफी लेते हैं। अच्छा। वो फिर भी कुछ जो है 30-40% साइंटिफिक है जी। फिजिकल ज्योग्राफी तो ऑलमोस्ट साइंस ही है किस्म से। बिल्कुल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है और वो रीजनल है और बहुत कई पेपर थे जी। तो जो है ना, फिर हमने दोनों ने वहाँ एडमिशन ले लिया जी जी। और क्योंकि मेरा कुछ इंटरेस्ट था उसमें तो ठीक चला जी। ग्रेजुएशन किया, मैं थोड़ा बीमार भी हो गया था उस टाइम, मगर फिर भी मैंने हिम्मत रखी, फाइनल एग्जामिनेशन दिया और कुछ मैंने जो एमए फाइनल में जो एडमिशन लेना था वो लेट हो गया कुछ। अच्छा, फर्स्ट ईयर आपकी हो गई थी? फर्स्ट ईयर हो गई थी और फर्स्ट ईयर के पहले ही मुझे कुछ चेस्ट में थर्मल लगने से निमोनिया की शिकायत हो गई थी जी। तो उसी शिकायत में मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन का, और उसी टाइम में फिर वो शिकायत थोड़ी एग्ज़ाम वगैरह के बाद भी चलती रही जी। तो फिर मैंने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद में मैंने एडमिशन लेट लिया सेकेंड ईयर में फाइनल ईयर में जी जी। और वहाँ की एक घटना मुझे याद है जी, बताइए सर। मेरा बड़ा अच्छा इंटरेस्ट था ज्योग्राफी में, आर्ट्स के ग्रुप में यही एक सब्जेक्ट था जो थोड़ा सा इंटरेस्ट का था जी। जैसे ही मैंने एग्ज़ाम देकर बीमार हो गया, ट्रीटमेंट चलता रहा, तो डॉक्टर ने कहा 4-5 महीने तुम रेस्ट करो और तभी एडमिशन लेना जी। तो एक दिन जब क्लास शुरू हुई समर वैकेशन के बाद में जुलाई में, गुप्ता जी ने पूछा, मेरे दोस्त जो मेरे गांव से था मिस्टर भारद्वाज, कि वो कहाँ है। तो उसने कहा जी वो बीमार हैं और क्या बोलना यहीं एडमिशन लेंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाना। तो कही हाँ वो तो लेंगे, मेरी बात हो चुकी है। मैं गया अगस्त या सितंबर में, तो कहने लगे पहले ही दिन कि तुम आ गए। मैं कहा जी हाँ आ गया। क्यों पहले लेट क्यों हुए? मैं कहा मैं थोड़ा बीमार था कुछ ऐसे। कि अच्छा खड़े हो जाओ। हम खड़े हो गए तो सब बच्चों को कहने लगे कि देखो इसकी वजह से मेरी नौकरी बच गई। आज नौकरी बच गई? मतलब कैसे सर? मतलब ये कि पूछा लड़कों ने कि जैसे आप पूछ रहे हो कि क्या क्यों नौकरी का बच गई सवाल आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना कॉलेज से निकाल रहे थे। अच्छा, मैनेजमेंट। हाँ, अब क्या दिक्कत थी क्या नहीं वो तो मैनेजमेंट जाने जी जी बिल्कुल। तो मगर उन्होंने फाइनल कर लिया था कि भाई हम जो है ना वी विल अपॉइंट एनी अदर लेक्चरर इन प्लेस ऑफ मिस्टर गुप्ता
So I was to be removed from the job in जैन कॉलेज। तो कि जो है ना, फिर मैंने ये कहा कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हो। हाँ। कि भाई देखो ऐसा मैनेजमेंट का फैसला है, ये है वो है, और मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर। सेटिस्फेक्शन की तो बात मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो लड़का है एक इस नाम का, इसने मेरे पेपर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हाईएस्ट नंबर लिए हैं। और जो 3 पेपर थे, किसी लड़के के इतने नंबर नहीं आए जैसे इसके इस पेपर में जो हम पढ़ाता था। अब आप उनको निकालो जिनके नंबर कम है, मुझे क्यों निकाल रहे हो। तो कि इसकी इसी आर्गूमेंट पर इसे रिक्वेस्ट समझ लो, आर्गूमेंट समझ लो, उन्होंने मुझे रेगुलर कर दिया कॉलेज वालों ने। तो स्टूडेंट की वजह से टीचर की जॉब ऐसी पक्की हो गई जी, पक्की हो गई। फिर सारी क्लास ने क्लैपिंग किया जी। अच्छा, अब मुझे भी खुशी हुई। हम में तो क्या बोलता देखो, मगर मेरा इसी तरह से फिर मैंने फाइनल किया जी। फाइनल करने के जस्ट आफ्टर, और मैंने किया भी नहीं था जी। मेरी बचपन से ही जब भी मैं सोचता हूँ, चाहे मैं 10th में हूँ, चाहे मैं 12th में हूँ, चाहे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं रीडिंग हैबिट सबलाइम थी। हाँ, मतलब मैं कोई भी बुक हो, न्यूज़पेपर हो, वो लेके बैठ जाता था और मैं पढ़ता था। तो जो है वो पढ़ाई लिखाई का जो हिसाब था, मैं एक दिन पेपर पढ़ रहा था और अपनी जो आज जो KVS है जी सर, अब तो बहुत वाइब्रेंट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ब्रांचेस है पूरे कंट्री में, बहुत, या मोर देन 1,300-400। तो उस टाइम तो ये शुरू ही हुई थी इसकी। और ये 1962 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि भाई हमें ये जो ऑल इंडिया सिस्टम है, चाहे आर्मी एयरफोर्स हो, नेवी हो, ऑल इंडिया जॉब्स हो, IAS, सभी के इनके बच्चों के वेलफेयर के लिए एक ऑल इंडिया जॉब टाइप जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करनी चाहिए। बड़े होने के बाद तो बच्चे फिर चले जाते हैं लोग। तो उस कंसेप्ट में मैं पढ़ रहा था, तो वैकेंसी आई हुई थी, और अब वो पढ़ने लिखने के बाद ही तो जो मैंने देखा, वरना तो बिना अगर मैंने में हैबिट मेरी पढ़ने की होती क्या देख पाता। मैंने अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू हुआ चंडीगढ़। मैंने इंटरव्यू दिया। दैट इंटरव्यू वाज मतलब एक You got opportunity to go हाँ, मतलब ये कि बहुत अच्छी सेटिस्फाइड इंटरव्यू था जी, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द अदर कमेटी मेंबर दोज वर टेकिंग दैट। तो जो है ना, वो कहने लगे, देखो लास्ट में फिर एक लेडी थी, वो मुझे अभी भी याद है जी, कि अगर हम आपको अपॉइंटमेंट देना चाहें, एक बात हम ज़रूर पूछना चाहते हैं। मैं कहा हाँ पूछिए, कि ऑल इंडिया जॉब है ये जी जी। उस टाइम इतना इंटीग्रेशन नहीं था कंट्री में जी। वो तो अब 47 में तो हम फ्री हुए थे, उसके बाद में फिर ये तो 10-12 साल। तो जो है, मैं कहा मैडम देखिए, चाहे मैं 400 किलोमीटर दूर हूँ, चाहे 4 किलोमीटर, चाहे 4000, आप मुझे अपॉइंटमेंट तो विद इन इंडिया ही देंगे जी जी। कि हाँ वो तो है। तो मैं कहा ठीक है, आई टेक इट एज ए चैलेंज। तो ऐसे करके आपको फर्स्ट पोस्टिंग मिली। फर्स्ट पोस्टिंग मेरा चेन्नई, उस टाइम मद्रास बोलते थे। अच्छा, आप रहने वाले हो बड़ौद क्षेत्र के, लेकिन आपको जो पहला एक्सपीरियंस है आपका, वो एकदम टोटल ऐसे स्टेट में है जहाँ आपके लोग अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस को बताइए कि वो स्टार्टिंग में कैसा आपको अनुभव हुआ, क्योंकि एज कम थी और नए लोगों के बीच में जाने का आपको मिला, सौभाग्य मिला वहाँ पे। बताइए सर। हाँ बिल्कुल, नई एज कम थी, कल्चरल डिफरेंसेस थे जी जी, और कल्चरल डिफरेंसेस में सभी आ गया, खाना पीना, रहना, बात करना, एवरीथिंग। तो जैसे ही मैं अपना यहाँ से चला दिल्ली से, शाम को करीब 4 बजे GT एक्सप्रेस चलती थी जी। अगले दिन दोपहर को भोपाल पहुँचे जी, उससे अगले दिन दोपहर को नागपुर पहुँचे, और अगले दिन फिर सुबह करीब 7-8 बजे चेन्नई जी। अब वहाँ, अब भाई मैं तो पता ही है कि आई एम द सिंपल विलेज लैड
गांव का ही लड़का था। बिल्कुल। अब मैं देखा यार कहीं इंडिया में ही आगे, कहीं बाहर तो नहीं ले आई ये ट्रेन कहीं दूसरी जगह। तो खैर अब वो कहानी तो बहुत लंबी है मगर शॉर्ट में बताऊंगा। जी। तो मैं पहुंचा तो अब वहाँ तो हर कुछ स्कूल को छोड़ करके, जी। स्कूल में तो वो ऑल इंडिया करेक्टर स्टूडेंट्स का स्टाफ था, वो सब ऑल इंडिया। जी। और एक्सेप्ट स्टूडेंट्स, बाकी तो प्रिंसिपल हो और मैं पहले ही जो है पीजीटी गया था, जो एनवन किया, सारा स्टाफ वो सब साउथ का ही था। जी। चलता रहा कि 2-3 दिन बाद मैं मतलब एक एडजस्ट कर लिया। 2-3 टीचर थे, वो अकेले रहते थे, मैं भी उस टाइम अनमैरिड था। जी। तो चलता रहा। सबसे भारी जो चैलेंजिंग जो एनवायरनमेंट था मेरे लिए, जी, वो खाने पीने का था। जी। और खाने पीने में अब मैं न तो देखो वो मुझे ब्लेम करना चाहिए था, वो करते भी नहीं थे ना मैं उनको, क्योंकि वो तो डिस्टेंस इतना था। और उस टाइम जो ऑल इंडिया कैरेक्टर तो बहुत कम था। जी। उस टाइम तो ये था लोग जो रीजनल कैरेक्टर्स ज़्यादा थे। राजस्थान में जाओ वहाँ के खाने अलग, साउथ में जाओ वहाँ के अलग। अब हमारे जैसे तो हम तो दूध घी के खाने वाले। जी। तो एक प्रॉब्लम हुई, वहाँ कुछ था ही नहीं। बस यही है कि सुबह चाव राइस का ही ब्रेकफास्ट करो, दोपहर को राइस वाइस, शाम को भी। खैर देखिए, अब मेरी बात याद आती है जी कि कभी कभी इंसान को कि उसकी किस्मत भी कहिए या चांसेस कहिए, कुछ भी कह लीजिए, जी जी, वो जो है इंसान के थ्रू हेल्प करता है। जी। और ये मेरे साथ हुआ। क्या मतलब, कैसे? ये ऐसे हुआ कि जब मुझे करीब हफ्ता 10 दिन हो गए जी, और मुझे लगने लगा कि भाई ये तो जो है ना वो मामला गड़बड़ है कुछ। मतलब हमारी एरिया में तो देखो राइस वगैरह है, ये चीज़ें कभी तीज त्यौहार पर बनते हैं। बिल्कुल, कभी कभी खाते हैं, कभी वो भी जी जी। ऐसे ही जो है। अब त्यौहार का मतलब है कुछ समथिंग न्यू। बिल्कुल सर। अब वो था, मगर वहाँ तो 24 घंटे राइस। अब वो इडली डोसे वगैरह है सब। और एक वो चटनी थी कि नारियल की, हाँ, वो फेमस है वहाँ पे। वो जितनी फेमस थी ना, मेरे उतने में उससे उल्टा था। मुझे अगर वो रखी दिख जाए ना, मतलब मेरी भूख आधी रह जाती थी। खैर चलो जो भी चला। तो वहीं एक लेडी टीचर थी जी, साउथ से थी। वो एक दिन आई मेरे पास, बैठ गई, कहली सर आपका खाना पीने का क्या चल रहा है? जी। वो नॉर्थ में रह चुकी थी। अच्छा। तो वो हिंदी बोल लेती थी। तो मैं कहा मैडम कोई खाने पीना कुछ नहीं, जो खाते हैं वही मैं खा रहा हूँ। कि देखिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं जब मेरे हस्बैंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे और हमारा 5 इयर्स तक के मुरादनगर में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है मेरठ में, वहाँ पोस्टिंग था। एंड आई एम दिस नॉट accustomed, but I have the full knowledge of the eateries or the items used for the eating purpose by the different people. उनकी डाइट में और यहाँ जो आप आए उसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं कहा आपने ठीक कहा। तो मैं कहा देखिए अब मैं आपको बताऊँ, मेरा तो राइस वाइस और ये सब खाना वाना मैं तो कस्टम नहीं हूँ, चल रहा है और क्या खाऊँ। दूसरे क्या है कि सुबह अपना नाश्ता वास्ता जो भी है ये बना लेते हैं, दोपहर को राइस, शाम को। कि मैं इसलिए पूछा आपसे कि मैं मुरादनगर रही हूँ और वहाँ का खाना जानती हूँ लोगों का, इसलिए। और मैं शहर से आती हूँ। वहाँ एक हमारे में ऊपर के फ्लोर में रहती हूँ, नीचे एक हलवाई है, वो मथुरा से है। और वो सुबह वो क्या पूरी और सब्जी बनाता है। अगर आप कहें मैं नाश्ते के लिए लिया करूँ, मैं कहा मैडम लिया करो जितना भी है, दोपहर के लिए भी लिया करो, मैं तो शाम को भी खा लूँगा उनको। तो हंसी वो हंसने के बाद के लिए अच्छा ठीक है। खैर वो लाने लगी, तो मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का तो ब्रेक थ्रू काम वहाँ से शुरू हुआ। और कम से कम कुछ है कि 24 घंटे में कुछ थोड़ा तसल्ली से खाने को मिल जाता है। करीब कुछ 1-1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, एक क्योंकि स्कूल जो है वहाँ विद इन एयरफोर्स स्टेशन था, तो उन्हीं लोगों का लोकल जो वेलफेयर है वही लोग देखते थे। अच्छा। तो वहाँ एक स्क्वाड लीडर थे कपूर, पंजाब से थे वो बेसिकली।
वो आए, मैं तो जानता नहीं था, मैं तो अभी उस टाइम तो नया ही था। तो वो आए एक दिन, मेरे मिस्टर तोमर, आई एम स्क्वाड डिलीटर कपूर एंड आई कम टू नो यू जॉइंड एज पीजीटी हियर। मैं कहा यस सर आई हैव जॉइंड। कि डू फील एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर स्टे, योर मील्स एंड सो मेनी अदर। मैंने कहा सर देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम पुलिंग ऑन as far as my this adjustment is concerned, I have no problem. Only problem is that my habits of eating का ये या जो कुछ भी है कि I am not accustomed to the eateries over here this way. और ये देखिए, इसके बगैर जो है कुछ जो है वो मामला गड़बड़ है जी। तो do you feel I should help you? मैं कहा why not, I will be grateful. Definitely should help me. हाँ मैं definitely, otherwise I will feel disappointed if जी, I refuse it now. तो कह लेंगे नहीं आप ऐसे कीजिए। मैं कहा मॉर्निंग में तो मेरा एडजस्टमेंट हो गया है कि दोपहर को आप यहाँ मैस है हमारा, मैंने उनको बोल दिया है, और आप रजिस्टर है उसमें अपना नाम लिखो और लिख करके लंच लिख दिया करो। वहाँ आपको सब तरह का खाना मिलेगा, आपको जैसे चाहिए खाओ। और उसमें जो है ना हर महीने आपका बिल आ जाया करेगा। मैं कहा नो प्रॉब्लम जी जी। तो लंच की प्रॉब्लम ऐसे हुई समाप्त। शाम को अपना राइस वाइस अपना खा लेते थे जैसा भी था। एक दिन तो उन्होंने मुझे, जो मेरे साथी थे स्कूल में भी वहाँ रहते थे एक जगह, तो उनका आप डेली का ये क्या ये डाइट है आपकी वो बताओ। मैंने कहा छोड़ो यहाँ तो कुछ डाइट वाइट का बताने से क्या आप मिल जाएगी मुझे डाइट, कि नहीं आप बताओ। खैर मैंने बताया, मैं कहा भाई हम तो देखो यू नो इट एक्चुअली, आई नॉट नाउ बट बिफोर ज्वाइनिंग दिस स्कूल आई वॉज ए सिंपल विलेज बॉय और विलेज लैड। और उसमें आप समझ सकते हैं, और लोकल कॉलेजेस में हमारी जो एजुकेशन हुई वहाँ से हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो मेरे अंदर तो लोकल टच था ही। अब यहाँ थोड़ा एक्सपोजर है जी। तो कह लगे नहीं आप, मैं काम तो सुबह जो है पराठा या चपाती जी। और लस्सी बटर मिल्क जी जी। और अपना जो है अचार वगैरह खाते थे जी। अच्छा दोपहर को अपनी सब्जी रोटी बटर मिल्क और ये सब कुछ, फिर आफ्टरनून में गिलास दूध, फिर शाम को रोटी सब्जी और सोते थे फिर दूध। Such a huge, heavy. Was it possible by to digest that? मैं कहा भाई डाइजेस्ट क्या, हमारे तो जनरेशन इस मामले में तो वही खाना रहा। खैर उन्होंने मुझे कंपेल किया कि दिन आप उस तरह खाना। मैं कहा मैं तो देखो भाई कभी रोटी नहीं बनाई कभी सब्जी नहीं, मैं तो अब तक जो मदर हमारी और परिवार था वो। खैर उन्होंने मुझे इनकरेज किया बना। तो उनमें से एक वहाँ मैथ्स के पीजीटी थे, उन्होंने कहा कि दिस आई हैव क्रॉस्ड 30 completed 30 years of my life, 36 years of my life, and this is the first chance in my life of 30 years that I am eating chapati some or other before you. तो मैंने कहा यार मैं तो हंसी आई। मैं कहा अच्छा है कुछ सीख लिया आपने। तो खैर तो चलता रहा। तो फिर वही स्क्वाड लीडर कपूर जो है ना जी, वो मैंने देखो, मैं आपको वही बताऊँ एक जी, कि मैंने लिटरेचर में एक नावल पढ़ा था जी, थॉमस हार्डी ने लिखा था वो नावल जी। और उसने 2 ही पॉइंट लिए थे, उसी दोनों पॉइंट्स के बेसिस पर उसने एक नावल लिखा पूरा जी। और उसका जो पॉइंट था दोनों वो थे फेट एंड चांसेस इन द हार्डीज लाइफ। और उन्होंने यही उस नावल में बताने की कोशिश की कि हर जीवन के इंसान के जीवन में कुछ चांस कुछ किस्मत ये सब चीज़ें जो है उसके कैरियर को, उसके एवरीडे लाइफ को, उसके फ्यूचर को डिसाइड करती है। उसके नॉवल से जो प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मुझे मिली, और वो मैंने पढ़ा तो था 61-62 में जी। मगर ये जो इंस्पिरेशन है मुझे मिली 65 में जी। When I went to the then Madras and started my career there जी। That time in fact, और
उससे जो मुझे सबसे बड़ी जो प्रेरणा या इंस्पिरेशन मिली जी वो ये थी कि आप जो परिस्थितियाँ आएंगी, जी जी चैलेंजेस आएंगे, जी आपको अपनी लाइफ में उनको फेस करना है, जी बैकआउट नहीं करना है, जी और अल्टीमेटली डोंट रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, फेस इट, जी यू विल सक्सीड। बिल्कुल ये मुझे प्रेरणा मिली उससे, जी और उसी को लेकर के मैं फिर जैसे जैसे मुझे हेल्प होती रही, जी वही कि भाई कुछ जो है हेल्प कुछ उसकी तरफ से या कुछ हमारी तरफ से आती है, ये अपना चलता रहा। और लास्ट में जैसे मैं अब बोल रहा था वो कोऑर्डिनेटर फिर आए जी जी करीब 15-20 दिन बाद। उन्होंने कहा मिस्टर तोमर आई एम गोइंग दिल्ली and for some official purpose जी I'll go to your this KVS also, and if you feel that you should get change from your like transfer or जी like, जी if you like I can help you, I want your opinion। तो मैंने कहा सर देखिए वो तो बिल्कुल सही है, आपकी बहुत हेल्प हो रही है, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, जी आप ट्राई कर लीजिए। अगर इफ़ आई गेट द चांस ऑफ माई चेंज और ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू एनीवेयर इन द नॉर्थ, it will be more fruitful for me, जी जी and if it is more fruitful for me, it will be more fruitful as well to the students। जी क्योंकि देखिए परिस्थितियाँ ठीक होगी उतना ही तो फिर तो एफिशिएंसी तो तभी आएगी ना। बिल्कुल सर, जब किसी भी इंसान की मनोस्थिति ठीक होगी। हाँ बस, और वो सेटिस्फाइड होगा। जी जी तो क्या, अच्छा ठीक है जी। तो सर जैसे मान लो आपने बताया, तो चेन्नई से फिर आपका ट्रांसफ़र हुआ? हाँ, वो उन्होंने यहाँ मिला आकर के जी जी और उन्होंने अरेंज किया जी और उन्होंने जाके बताया कि वो सब हो चुका है, बस ये आपका 15-20 दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा। जी तो मैं वेट करने लगा, जी जी और वो कहने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है एक दिन 1 साल के बराबर हो। हाँ जी और एक दिन मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, जी तो समझ तो मैं गया कुछ के देयर इज समथिंग न्यू। वो तो मेरे से कम ही बात करते थे। जी खैर, तो मैंने गया, सिट डाउन, व्हाट डू वांट? अच्छा मैं कहा दिस इज वेरी कम्प्लेक्स क्वेश्चन, व्हाट डू आई वांट? आई वांट मैनी थिंग्स, स्पेसिफाई। जी जी तो ओह यस, इफ यू वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम हियर आई कैन हेल्प यू। अच्छा मैं कहा ओके हेल्प। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, जी दिस इज द लेटर of your transfer order and you have got your change from here to Meerut। बोले साहब, मुझे जो वो टाइम जो खुशी का था, जी जी वो शादी कभी बाद में आया हूँ। जी जी तो खैर, तो उसने हेल्प की कि इफ़ यू लाइक टू गो टुडे आई कैन अरेंज, आई कैन स्पीक समबडी, ही विल अरेंज टिकट ऑल्सो फॉर यू एंड रिजर्वेशन इवनिंग, और नहीं तो कल। जी तो मैंने कहा आज ही का तो मेरे तो सामान कुछ है ही नहीं, बैग है को कलेक्ट माई ऑल द थिंग्स। बैगेज, हाँ वेरी सून एंड रिपोर्ट देयर ऑन द रेलवे स्टेशन देयरिंग। तो उन्होंने वो करा दिया। तो सर जैसे मान लो आप मद्रास में आपने काम किया, फिर आपका ट्रांसफ़र मेरठ में हुआ। हाँ मेरठ में। तो अभी तक आप पीजीटी के तो पद पे काम कर रहे थे। हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि पीजीटी के पद पे काम करते हुए आपके कितने ट्रांसफ़र हुए, और फिर आप प्रिंसिपल के पद पे भी गए, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जी जी देखिए, मद्रास का तो वहाँ तो मेरा स्टे शॉर्ट था। जी मैंने बिगिनिंग ऑफ जुलाई में गया और मिड ऑफ अगस्त में आ गया था। तो कम ही टाइम रहे सर? कम टाइम, जी कम टाइम रहा। जी और फिर मैं 7 ईयर्स रहा मेरठ में। अच्छा एज पीजीटी, और एज पीजीटी मेरा ट्रांसफर हुआ फिर जोरहाट आसाम में, आसाम। विद एन एयरफोर्स स्टेशन। जी जी तो अबाउट 7 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स स्टे देयर, 10। और क्योंकि मेरी एज कम थी, जी जी और प्रिंसिपल सब के लिए एज थी 30 प्लस, सॉरी 35 प्लस। 35, आप 33 के होंगे उस टाइम हाँ, पे? मैं तो बस, हाँ समझ लीजिए कि 22 साल के बाद में 7 और 3 10 32 साल। 32, और फिर मैं यहाँ, वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ जोरहाट से, जी तो मैं यहाँ आया दिल्ली। अच्छा दिल्ली कैंट 6-7 साल यहाँ रहा मैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपने पीजीटी के तौर पे एज काम किया? पीजीटी आई वाज वर्किंग। जी जी और यहाँ मैं देखिए, ये मैं चाहे लास्ट में बताऊँ चाहे अभी, जी
मेरा जो है जो 10-15 साल का जो पीजीटीशिप का यहाँ स्टे रहा केवीएस में जी, इसने मेरी लाइफ को टोटली मॉडिफाई कर दिया जी, टोटली मॉडिफाई। कि जहाँ जो ये केवीएस है इसमें सिस्टम ऐसा है जी, ऑफ द फुल ईयर कि अगर मंथ वाइज आप उसको लेकर के न चलो, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग हो, नॉन क्लासरूम टीचिंग हो, जैसे स्कॉलास्टिक और नॉन स्कॉलास्टिक फील्ड्स होते हैं, आपको बाई अगस्त और सितंबर यू हैव टू कंप्लीट ऑल द गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल विद इन 2-3 months. After that you have to arrange the competitions with the other schools and other organizations. Then by the end of December you have to finish the total courses absolutely, the tests and so many other things. मतलब मेरा कहना ये है कि in the nutshell as a whole if I speak, then I was a very very vibrant teacher actually during my about 15 years of experience at PGT. Okay. उस टाइम पे आप दिल्ली में काम कर रहे थे? हाँ, दिल्ली में था मैं, दिल्ली कैंट में, दिल्ली कैंट में। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं जी, मेरा फर्स्ट प्रमोशन हुआ एज वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल प्रमोशन कम है यहाँ केवीएस में? हाँ, अच्छा। उस टाइम बहुत कम थे। एज वाइस प्रिंसिपल तो थे, एज प्रिंसिपल ओनली 20-25% प्रमोशन था। अदरवाइज वन हैड टू फेस द इंटरव्यू, मे बी रिमेनिंग इन द सेम डिपार्टमेंट और फ्रॉम आउटसाइड। वैकेंसी आएंगी, पेपर में अप्लाई करो, अटेंड करो, यहाँ का हो, केवीएस का हो चाहे बाहर का हो। प्रमोशन काफ़ी कम होते थे, डायरेक्ट इंटरव्यू देना डायरेक्ट देना पड़ता। जी जी। तो अच्छा, प्रमोशन जो वाइस प्रिंसिपल का था जी, वो मेरा प्रमोशन से ही हुआ जी। मगर जब मेरा वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन हुआ, मैं आई यूज्ड टू फील दैट आई एम ए कॉम्पिटेंट पर्सन नाउ टू रन एनी स्कूल अप टू ए वेरी हाई लेवल। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप। जी जी। तो दिल्ली कैंट में मैं 6-7 साल रहने के बाद में जी सर, मेरा फर्स्ट प्रमोशन हुआ एज वाइस प्रिंसिपल, और मुझे इन्होंने यहाँ से प्रमोशन पर मेरा ट्रांसफ़र किया दिल्ली से एर्नाकुलम, अच्छा, केरला में। अब मैं भी बहुत परेशान था कि चेन्नई से मेरठ 3-4 हज़ार किलोमीटर, जी जी, वहाँ से फिर जोरहाट 3-4 हज़ार किलोमीटर, वहाँ से फिर दिल्ली 3-4 हज़ार किलोमीटर। तो मैं ऑफिस में गया, मैंने कहा कि ये मेरे लिए बचा है क्या सारा हिंदुस्तान कि 3-4 हज़ार किलोमीटर से नीचे कोई जगह नहीं है। जी जी। तो कह लगा अच्छा थोड़ा वेट करो कि शॉर्ट में ही फिर मुझे मॉडिफाई किया उन्होंने 2 महीने बाद जी, गंगानगर राजस्थान में। जी, और वो न्यू स्कूल स्टार्ट करना था, और वो मेरा इतना वाइड एक्सपीरियंस रहा उसमें, मैं 3-3.5 साल रहा कि लॉन्ग उसमें शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि 5th से स्कूल टेक ओवर किया मैंने, 3 साल में 10th तक ले गया। अच्छा। और न्यू स्कूल था, सब तरह की ग्रांट्स वगैरह थी, तो वो मैंने सारे लैब्स वगैरह हैं, लाइब्रेरी है, और जो दूसरी क्लासरूम में सारा मॉडिफाई किया। जी जी। और उस एक्सपीरियंस का अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, वही मेरा एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से मैंने 83 में मैं यहाँ दिल्ली आया, गंगानगर से ट्रांसफ़र हुआ, और 84 में मैं प्रिंसिपलशिप का इंटरव्यू दिया। मेरी एज हो गई थी उस टाइम तक, और फर्स्ट चांस में मेरा एज प्रिंसिपल मुझे अपॉइंट किया केवीएस ने, और जयपुर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, तो फिर आपने जयपुर में प्रिंसिपलशिप की वहाँ पे? हाँ, प्रिंसिपलशिप की और 7 साल तक रहा मैं, और वो एक्सपीरियंस भी लंबा एक्सपीरियंस है जी। काफ़ी मतलब दोनों में स्कूल के जो अलग अलग फील्ड्स हैं, देखो बच्चों का तो ये जो एज है, छोटी एज है जी जी, 1ली से 12वीं तक के बच्चे हैं, फ्रॉम क्लास 1 to 12, एंड हाउ टेक्टफुली यू हैंडल देम, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजिकल, स्किलफुल, सिस्टमेटिक। और देखिए, आई वांट टू टेल यू कि इन द प्राइमरी सेक्शन व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 6, 7, 8, 10 years, not 10, of 6, 7, 8, 9 years, they are nil in the field of reasoning. They don't have reasoning. उनको तो कमांड है कि भाई टीचर कहेगी खड़े हो, खड़े हो, बैठो, बैठे, ये करो, कर दिया। They will not ask
or retaliate why I am being asked to stand or to sit or to not to do this or that. So that is the regimental age of a classroom teaching in the primary level, life of order. तो सर जैसे आपने बताया राजस्थान में जयपुर में आप प्रिंसिपल के पद पे अपॉइंट हुए, उसके बाद सर कितने स्कूलों में आप प्रिंसिपल रहे? नहीं, मैं रहा 7 साल तो वहाँ रहा जी जी, और वहाँ वाइड एक्सपीरियंस है, काम बहुत रहा। फिर मुझे इन्होंने मेरे काम को देख करके टीचर्स के सिलेक्शन कमेटी में भी मुझे मेंबर अपॉइंट कर दिया और मैं अहमदाबाद 4 साल तक जाता रहा टीचर्स के सिलेक्शन के लिए। जी जी, जयपुर में भी, और CBSE का भी बहुत काम आया मेरे पास, जो इवेलुएशन सेंटर्स वगैरह होते हैं। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ मेरा ऑन डेपुटेशन इन दिल्ली। देयर इज अनदर डिपार्टमेंट एक्चुअली दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इज CTSA, सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन। जी जी, वहाँ मैं 3 साल रहा और वो भी जो टिबेटन पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया सेटल है, वहाँ स्कूल्स हैं, उनका इंस्पेक्शन है, वहाँ इंक्वायरीज हैं। दलाई लामा जो ऑनर दलाई लामा जो उनको नेम प्रोनाउंस किया जाता है, वो जाते थे, हम भी जाते थे वहाँ देखना भालना क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या है पॉलिटिकल, यू नो इट। तो वहाँ मैंने 3 साल किया। तो सर जैसे मान लो प्रिंसिपल के तौर पे आपने इतनी जगह काम किया, अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिला होगा, उसके बाद आप एजुकेशन ऑफिसर और भी आपने कई ऑफिसर पद पे नहीं, जैसे मैं वापस आ गया वहाँ से डेपुटेशन से, और सर मैं दिल्ली में हेडक्वार्टर था उसका। जी। दिल्ली से इंस्पेक्शन पर बार जाया करते थे। कर्नाटका में मैं 3-4 दफ़ा गया, वहाँ से फिर उड़ीसा में भी जो है, हिमाचल में, अरुणाचल, जगह बहुत लंबा चौड़ा था। अच्छा, वहाँ से फिर मैं वापस आ गया। मैंने कहा देखिए ऐसा है, अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं और उनको मेरी केयर की ज़रूरत है। अब वही कहेंगे आप जो नौकरी के चक्कर में घूमते हो और हमारा वेलफेयर नहीं देखते। तो मैं वापस आ गया और फिर मुझे मिला शालीमार बाग। अच्छा, ये दिल्ली में ही है शालीमार बाग। हाँ, यहाँ रहा 7 साल तक। उसके बाद मेरे 4 साल करीब बाकी थे। उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र किया देहरादून। जी, तो मैं कहा भाई अब तो देखिए 4 साल जो है कुछ मुझे बच्चों की 2 की होगी, एक और एडजस्ट करना है, कि नहीं अगर आपके 2 साल होते तो ठीक है। गया, फिर मेरा अगले साल प्रमोशन रिड्यू था, तो मैं एज एजुकेशन ऑफिसर मेरे काम को देखते मुझे कमिश्नर ने बोला, जब मैं थैंक्स देने गया, कि मिस्टर तोमर, आई हैव विजिटेड योर स्कूल 6 months ago when you were transferred to Dehradun. Before that, I find that your work is very, very satisfactory, and on that basis only you have been called back as education officer on promotion. ये कमिश्नर ने कहा, और वो आए थे वाकई में। जी। तो उन्होंने कहा था, एक रिमार्क भी दिया जब गाड़ी में जाने लगे, ड्राइवर ने बताया उनके, कहले भाई हमें तो ऐसे सफ़ेद वालों के प्रिंसिपल चाहिए यहाँ दिल्ली में। इनका स्टे पूरा हो गया क्या? कि जी हाँ पूरा तो हो गया, दूसरे थे उनके साथ। तो खैर मैं चला गया, फिर ज्वाइन किया। यहाँ भी फिर 3 साल में एजुकेशन ऑफिसर रहा। और भाई देखिए, मैं नटशेल में मैं ये बताऊँ कि KVS ने हमें बहुत कुछ दिया, मगर हमने भी KVS को बहुत कुछ दिया। और जब मैं अपने पास्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं वही गांव का सीधा साधा लड़का था, या कुछ और था जैसे मैं आज। और एजुकेशन फील्ड में देखो, ये जो स्कूल्स हैं, चेंजेस तो थोड़ी बहुत आते रहते हैं, इंडिया में चेंजेस आ रहे हैं। आज ये तुम देखोगे पॉलिटिकल फील्ड कैसे नाश कर रहे हैं यहाँ, खैर छोड़ो, दैट आई डोंट वांट टू टच। तो वो एजुकेशन फील्ड में, वो भी स्कूल एजुकेशन में, एक इंसान को बहुत काम करना पड़ता है। बच्चे बड़े हो गए, 20-22 साल के, कॉलेज में चले गए, फिर क्या बताना उनको, फिर क्लास अटेंड करो ना करो। असली तो का जो टाइम फॉर्मेशन है उनकी, वो तो 10th-12th तक फाउंडेशन जो है वो यही होती है। सर अभी आपने बच्चों के बारे में भी बात की, आप अपने कुछ बच्चों के बारे में बताइए। 3 बच्चे हैं, बड़ा लड़का है, 2 फिर छोटी लड़कियां हैं। जी। बड़े लड़के ने वो डेयरी इंजीनियर किया था करनाल से, NDRI शायद जानते हो, और वो लीडिंग इंस्टीट्यूट है। जयपुर से उसका सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम इंडिया में 25 स्टेट होती थी, और वो हर स्टेट से एक कैंडिडेट को लेते थे। 25 का इस कोर्स में वहाँ हो गया। फिर 4 साल बाद वो यहाँ मदर डेयरी में आ गया, और जो है ना, फिर उसने अपनी क्वालिफिकेशंस SS कराई ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने कहा कि योर क्वालिफिकेशंस आर बेसिकली वेरी साउंड, यू अप्लाई फॉर माइग्रेशन।
जी। तो फिर वो कागज़ वागज चलते रहे, करीब जो है उसमें साल भर से कम टाइम लगा, वो चले गए जी। उससे छोटी बेटी है, सब छोटी, उसका भी वहीं वो दामाद जो है उसकी शादी तो यहाँ साकेत में हुई थी, वो भी वहीं पढ़ा था, वो भी चली गई। एक बेटिया बॉम्बे में है जी। वो दामाद जो रिलायंस में है, वो भी अच्छी पोजीशन में है। बस वो भी अपना दे आर बिजी इन पासिंग देयर कैरियर और लाइफ इंडिपेंडेंटली, एंड वी आर सिटिंग हियर, वी आर आल्सो बिजी। सर हमने बहुत सारी बातचीत की, बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पेरेंटिंग के बारे में कुछ टिप्स दीजिए, और ये भी बताइए कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जा सकता है और एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जा सकता है, ताकि सफलता हम आसानी से पा सके, और क्या टिप्स, सलाह या सुझाव आप देना चाहेंगे समाज को? मतलब देखिए, पेरेंटिंग दो इसमें पॉइंट हैं आपके, एक तो पेरेंटिंग है, एक जो है समाज को कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, जो स्कूल एजुकेशन है वो बेसिक एजुकेशन है जी, और उसमें आपको एक वो कहते हैं ना हिंदी में कि कच्चे घड़े को लेकर के चलना है जी जी बिल्कुल, और उसको मैच्योर करना है, एंड यू हैव टू form it in such a way that the position of the students is found very very sound when they pass 12th standard from the education. और ये जो schools हैं, they are still they are the pace setting schools in the field of education of our country. जहाँ जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट का मामला है वो बहुत कुछ है। दो तीन चीज़ें, एक तो ये है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हैं, 95% KVS। हाँ, क्योंकि ये हैं उनके लिए। यहाँ ये तो है नहीं कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नो, कैटेगराइज्ड एडमिशन है, और उस बेसिस पर जो है ये भी काफ़ी बड़ा फील्ड है, उस बेसिस पर ही जहाँ वैकेंसी जो उस बेसिस पर जो कैटेगरी क्राइटेरिया बना के दिया है उस बेसिस पर एडमिशन होता है। मगर फिर भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विस है, भाई IAS PCS वगैरह भी हैं, या आर्मी नेवी है, इनके, और ये देखिए द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन are very much vigilant and careful about their children. हर पेरेंट की निगाह ये रहेगी भाई हाँ आज क्या काम हुआ, क्या पढ़ा, क्या लिखा, ये कैसे है, ये कैसे। तो अच्छा होमोजीनियस ग्रुप है। अब ये नहीं कि एक किसी लाला का लड़का आ गया, लाला की लड़की आ गई, एक वो उसका है उसका, नो। तो वो होमोजीनियस ग्रुप है, उसमें एक वेरी हेल्दी कंपटीशन इज फाउंड ग्रोइंग देयर, एंड दैट हेल्दी कंपटीशन marches with the students for the all-round development of their own in their future career. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा उसमें KVS ने भी एक ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है कि राइट फ्रॉम जुलाई टू द मंथ ऑफ February March you have to complete all these formalities of the games and sports, of the cultural activities, of the academics, of the function of the school, participation in different activities. एक एग्जाम्पल मैं दूँ, मैं जयपुर में था, वहाँ एक टैगोर पब्लिक स्कूल है, तो उन्होंने उनके 5-6 वो उन्होंने कुछ वो कंपटीशन का रखा कुछ, और वो देयर वर 4 and 5 दिस फील्ड्स ऑफ द कंपटीशन। वहाँ उन्होंने बुलाया कि नहीं आप अपने बच्चों को दो, अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा, वो 5 में फर्स्ट। अच्छा, जो एलोक्यूशन कंपटीशन, डिबेटिंग था, और भी कई थे, सब के सब आँख खुल गए, सब कहले भाई ये स्कूल कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्कूल इस तरह से है, इनका ज़्यादा नॉलेज मतलब हमें भी नहीं है, बट दे आर पेस सेटिंग एंड दे आर वेरी हाई लेवल ऑफ द स्कूल्स। तो उस मामले में, और वो लड़का संजय खंडूरी, देखो खंडूरी तुम तो जानते हो, अभी वो सिंगापुर में है, अभी भी मेरे व्हाट्सएप पर है वो, और वो इतना रिगार्ड और इतना कुछ कि सर वो मैं वो इंसिडेंट नहीं भूल सकता, हम 5 प्राइज लेके आए थे। मैं कहा हाँ मुझे पता है। तो मतलब मैंने जैसे कहा ना, हमने भी बहुत किया KVS के लिए,
और KVS ने भी हमारा वेलफेयर, देखिए हमारे जो रूट्स हैं वो तो अभी भी वही हैं, जी। बट नाउ बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी चिल्ड्रन आर वेल सेट, वी आर पासिंग थ्रू द लास्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, और चल रहा है बस, और क्या, यही तो जीवन है भाई। बिल्कुल सर। हाँ, सबसे बड़ी, हाँ बस ये है कि हमने बच्चों को डिसिप्लिन सिस्टम, एक दफ़ा मैं बताऊं, हम जो है ना कंपटीशंस लेके चलते थे, मैंने शुरू किया है, एक शॉर्ट में ही चलाऊंगा कि भाई बच्चों को जो है ना नीट एंड क्लीनलीनेस की अवेयरनेस होनी चाहिए। जी जी। तो मैंने कमेटी बनाई टीचर्स की जी। और बच्चों को फिर अनाउंस किया कि ये फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में आप अपने रूम को बिल्कुल टॉप चमका के रखोगे, साफ़ सफाई है, डिस्प्ले बोर्ड का मेंटेनेंस है, बच्चों की जो लेट आते हैं जिनका ये खूब, और मैं कहा जो डिस्प्ले बोर्ड में आइटम सेलेक्ट होंगे वो फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में डिस्प्ले किए जाएंगे। और एक कमेटी बनाई, वो कमेटी एक हफ्ते में एक दफ़ा वो उनको विजिट करती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में रनिंग शील्ड हमने रखा हुआ था, और फिर वो बच्चों को सौंपा था। इतना बढ़िया कंपटीशन, इतना बढ़िया कि बच्चे जो है ना एक क्लास के दूसरे क्लास में आके जल्दी जल्दी घुस जाते, उसको ख़राब करने लगे। तो बच्चों ने फिर अपने लॉक लिए अपने आप ही, सब कमरे अपने आप लॉक करके थे, जाते थे आते थे। इतनी इफेक्टिव रही। अगले साल उन्होंने कहा, टीचर ने कि सर आपने क्यों बंद कर दिया उसको? मैं कहा नया प्रोजेक्ट लेंगे हम। हर क्लास टीचर ये बताएगा कि स्टूडेंट बच्चे कितने हैं इनकी क्लास में, जो मतलब जो बच्चों का घर में ध्यान नहीं है या घर का माहौल ठीक नहीं है, और बच्चे थोड़ा रिपल्सिव हो जाते हैं, ओबीडियंट नहीं, ऐसी मैं कहा 2-2, 3-3 हम हर साल सेलेक्ट करते थे, और वही कमेटी उनको फिर स्प्रूसिंग करती थी। और वो फिर बिल्कुल फील्ड में आकर के, एक ब्रिगेडियर थे सांगा जयपुर में, उनका ट्रांसफर मेरे पास आया कि सर मेरी ये दूसरी वाइफ है, और ये जो बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है ये पहली वाइफ का है। ये हमें अपना बाप नहीं मानता था, अपनी मम्मी को मम्मी नहीं मानता था, मगर आपने ऐसा मॉडिफाई किया कि आज ये हमसे ज़्यादा अच्छा है, और मैं इसको ये छोड़ के जा रहा हूँ, और अगर मेरे लायक कोई भी काम हो आप खाली ये मेरा नंबर है। अच्छा, फिर हमने बताया, मैं कहा हम प्रोजेक्ट के फॉर्म में लेते हैं बच्चों को, उनको इम्प्रूव करते हैं। इसको जो है, जो मैं कहा ब्रिगेडियर की वाइफ है, टीचर थी वहाँ मिसेस शारदा, मैं कहा इसका चार्ज मैंने उसको दिया हुआ है। कहले नहीं, आपने इतने चेंजेस लाए इस वक्त उस बच्चे में। तो देखिए ये एजुकेशन बच्चों की चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, और डिसिप्लिन है, रेजिमेंटेशन है इस एज में, स्कूल एज में, और उनको ठीक बना के आगे पहुंचाना है। आगे तो भाई वो बड़े हो जाते हैं, फिर क्या है, फिर तो वही बात है कि गांव में जैसे कहते हैं ना कि भाई जब बच्चे का और बाप का जूता एक जैसा हो जाए, एक कोई फर्क नहीं, तो फर्क नहीं है, तो उसको अपनी दोस्ती की तरह से ट्रीट करो। सर आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आपसे हम और भी बातें सुने, लेकिन वक्त हमें अलाउ नहीं करता। लेकिन बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, और इन फ्यूचर ऑल्सो एनी टाइम इफ इट इज सो यू आर वेलकम, नथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं, देखिए हमारा आपका सबका मिशन है कि देश को आगे लेके चलो। बिल्कुल सर। देखिए एक बात मैं बता दूं, अगर हम कन्फाइंड होंगे तो हम एक्सपोजर नहीं कर पाएंगे, ना तो अपना ना दूसरे से। जी सर। और दुनिया, देखिए मैं आपको बताया, चंगेज खान ने अपने मसल पावर से दुनिया को जीता। बिल्कुल सर। भामाशाह, महाराणा प्रताप आए, भामाशाह ने कहा मेरे पास धन है, आपके पास मसल पावर है, चलो, है ना। उसके बाद में माइंड पावर आई, और ये माइंड पावर ये है कि जो है दुनिया कहीं IIT कहीं कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। और अब उसको भी छोड़ो, एक पावर ऑफ ओपिनियन आई। ये जो अनुस्कूल प्लस मैं कहूँगा, जो पॉलिटिशियंस सब नहीं बैठते हैं, वो पावर ऑफ ओपिनियन से ही हैं, पावर ऑफ वोटिंग से ही हैं। जी सर। तो ये पावर्स बदलती रहती हैं भाई, और उस बदलने के जो चेंजेस जो के अकॉर्डिंग अगर आदमी अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगा, चेंज नहीं लाएगा, इस घोड़दौड़ में तो भाई पीछे रह ही जाएगा। इसलिए मेरी एडवाइस तो है कि आप भी इसी फील्ड में हो। जी सर। बी वाइब्रेंट, मॉडिफाई देम, टेल देम गो अहेड, यस तुम्हें को जो है ना, हम भी मारे फिरते हैं तुम्हारे वेलफेयर के लिए, ये जो तुम देते हो तो हम अपने घर भी कर सकते हैं, मगर जो है ना हम ये चाहते हैं कि आप पेस सेटिंग,
क्योंकि हम तुम्हें पंचर लगाने वाले नहीं बनाने देना चाहते। जी जी जी, आगे बढ़, गो अहेड, डू समथिंग इन योर कैरियर। और यही तो चीज़ है सब आगे के लिए हिम्मत बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।